आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के नाम खिताब किया, जिसको लेकर लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा था। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वायरस से जूझ रहे आवाम को कुछ राहत देने की कोशिश की और नवंबर तक मुल्क के 80 करोड़ गरीब आवाम को मुफ्त राशन का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फिर मुल्क के आवाम से अपील की है कि कोरोना से मिलकर लड़ना है और कदम कदम पर अभी भी एहतियात बरतना जरूरी है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इसी पैगाम पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ अहम बातें कही हैं, वो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर के कहीं और जाते हैं। आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के माशी हालात पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर इस पर काम करना होगा, मुल्क की मईशत को मजीद मजबूती अता करनी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही उठा है, अपोजिशन ने भी सवाल यही उठाया कि मुफ्त राशन के नाम पर क्या मुफ्त राशन से गरीबों के दुख दर्द जो हैं वो दूर होंगे? कोरोना की मार के बीच क्या मुफ्त राशन से बात बनेगी? क्या मुफ्त राशन से लोगों के अच्छे दिन आएंगे? और इस पर अपोजिशन ने सीधे सीधे एक तरह से हमला किया कि बिहार चुनाव पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नजर थी। जिस तरह से उन्होंने कई बार छठ पूजा का एक तरह से जिक्र किया अपने आज के प्रोग्राम अपने खिताब में। ऐसे में सवाल अपोजिशन की तरफ से यही उठा कि सरकार की मुफ्त स्कीम से गरीबों के क्या अच्छे दिन आएंगे। हम आपको बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अन्न जो योजना है, कल्याण योजना है, उसे अब नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। और एक खास ऐलान यह भी किया गया कि इस स्कीम के तहत मुल्क के 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। हालांकि इस पर भी कई तरह के रिएक्शन अपोजिशन के आए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अपोजिशन ने कहा कि आज हम उम्मीद कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन को कोई सख्त पैगाम देंगे, चीन पर कुछ बड़ा बयान उनका आएगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के बयान से मायूसी हुई है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिबेट में। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ राजकुमार भाटी साहब तर्जमान हैं, स्पोक्सपर्सन हैं समाजवादी पार्टी के।
इनके अलावा मेरे साथ अजय उपाध्याय जी स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, और राजीव जेटली साहब स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल, बहुत वेलकम। कुछ देर में मेरे साथ अरविंद वाजपेयी साहब और खालिद इबादुल्ला भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, ये लोग भी डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले राजीव जेटली जी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब से लॉकडाउन लगा, जब से कोरोना की महामारी है, आज छठी बार उन्होंने नेशन को एड्रेस किया है, नेशन से एक तरह से खिताब किया है, और एक बड़ा तोहफा गरीबों को एक तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिर दिया है। 80 करोड़ आबादी के लिए मुफ्त अनाज का ऐलान किया है उन्होंने। जेटली साहब। बिल्कुल, देखिए 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देना, मुफ्त अनाज देने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। मुफ्त अनाज देने का मतलब ये है कि इस आपदा की घड़ी में जब उनके पास संसाधनों का अभाव हो गया तो सरकार को उनकी चिंता करनी थी। और ये आबादी जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये अमेरिका और यूरोप की आबादी से लगभग दुगनी है, और इंग्लैंड की आबादी से लगभग 12 टाइम ज्यादा है, 12 बार ज्यादा है। ऐसी बड़ी आबादी के लिए मुफ्त राशन की योजना लेके आना, गरीब कल्याण योजना लेकर के आना, उनको स्वरोजगार, रोजगार उनको उन्हीं की जगहों पर देना जहां उनका पलायन हुआ है, उसके लिए कौशल विकास केंद्र खोलना, वहां पर रोजगारों की व्यवस्था उत्पन्न कराना, बहुत सारी चुनौतियों के साथ, इतनी बड़ी चुनौतियां जिसमें लोग बड़े बड़े विकसित देश तो केवल और केवल महामारी से लड़ रहे हैं, कोविड की महामारी से लड़ रहे हैं। ऐसे में कोविड के साथ साथ देश की गरीब जनता का ख्याल रखना और उनका कल्याण करना। अभी मेरे शब्द की तरफ गौर कीजिएगा। मैं गरीब जनता जब बोल रहा हूं तो मैं कल्याण की बात भी कर रहा हूं कि गरीब कल्याण योजना है ये। गरीबी तो बहुत बोली जाती है, गरीबी शब्द के ऊपर तो हमारी 70 साल तक राजनीति चली है, लेकिन उनका कल्याण करना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। और ये महत्वपूर्ण कार्य देश के प्रधानमंत्री ने, आपने देखा, महामारी के वक्त से ही शुरू कर दिया था। और ऐसी ऐसी योजनाएं लाई गई थी जिसमें 1,000 हजार रुपया एक हफ्ते का उन लोगों को, जब वो माइग्रेट नहीं कर रहे थे तो उनको उनकी जगहों पर देना। वन नेशन वन राशन कार्ड। देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड आपने देखा होगा, इस देश के अंदर सारी राजनीति राशन कार्ड पे चला करती थी। मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए, अरे राशन कार्ड में बन गया लेकिन राशन नहीं मिल रहा, ब्लैक हो रहा है वहां पे। मेरा राशन कार्ड उस नेता ने बनवा दिया, उसने मेरी जान पहचान थी इसलिए बना दिया। कुछ नेताओं ने बहुत सारे राशन कार्ड अपने पास बना के रखे थे ताकि उसके थ्रू वोटर कार्ड बना लिए जाए, और वक्त आने पे चुनाव आने के बाद वो राशन कार्ड बाहर निकाले जाते थे। उनको राशन कार्ड तब दिए जाते थे जब वो उनको वोट करेंगे। तो ये सब बातें, अरे भाई, कोई व्यक्ति बिहार का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है, अगर वो मुंबई जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, दिल्ली आ रहा है, क्या वो वंचित होना चाहिए उन सुविधाओं से जो उसको उसके गांव में या उसके शहर में मिलती हैं? तो ये ख्याल रखना, इतनी बड़ी आपदा के वक्त एक साथ बहुत सारी योजनाओं को लागू करना और लागू करने के साथ डिलीवर करना, डिलीवर करके दिखाया देश के प्रधानमंत्री ने। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, हम कहेंगे। ठीक है, तमाम बातें आपने जेटली जी तफसील से रखी हैं। इस बीच मेरे साथ टीएमसी लीडर खालिद इबादुल्ला भी जुड़ चुके हैं कोलकाता से। खालिद इबादुल्ला, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आना चाहूंगा। जो आज वजीर आजम साहब ने अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा, वो तो तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन जो बात अब राजीव जेटली जी कह रहे हैं कि वाकई में इस सरकार ने कर दिखाया है, इस सरकार को आवाम की फिक्र है, जब ही इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, कर दिखाया सरकार ने। है कि प्रधानमंत्री कुछ भी कहें और कुछ भी करें, उसका ये महिमा मंडन करें और लोगों से कहें कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमें और आपको भी तो इसका आकलन करना है कि क्या ऐसा कुछ सरकार ने किया है जिसका श्रेय ये दिया जा सके कि हाँ, इन्हें गरीब लोगों की परवाह है। क्या पिछले 3 महीने में, अप्रैल, मई और जून, तीन महीनों में इस भारत देश के गरीब लोगों ने जो परेशानियां भुगती हैं, जो कष्ट उठाए हैं और जो उनके साथ अन्याचार और अत्याचार हुए हैं, क्या उसमें सरकार ने कोई जरा सी भी राहत दी है? और एक देखिए, प्रधानमंत्री तो एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं
मनोविज्ञान कहता है कि जब आदमी चारों तरफ से घिरा होता है, परेशानियों से घिरा होता है, प्रश्नों से घिरा होता है, तो आंकड़ा बताना शुरू कर दीजिए और आंकड़ों में जनता को ऐसा उलझा दीजिए कि वो उंगलियों पर हिसाब लगाते रहें कि यार ये प्रधानमंत्री ने आंकड़ा बताया, ये बताया। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये काम है कि वो हमें ये बताया कि हम अमेरिका से कितने गुने हैं और इंग्लैंड से कितने गुने हैं और यूरोप यूनियन से कितने गुने हैं संख्या में? क्या ये देश के नागरिक नहीं जानते? आज के संबोधन में प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा रही थी कि वो लद्दाख में जो चीन घुस गया है, कई कई किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा कर ली है और हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया है सरकार की नाकामियों की वजह से, नाकाम योजनाओं के, उस पर कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे? एक शब्द नहीं बोले। और जो राजीव जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि 20 करोड़ खातों में हमने 31,000 करोड़ रुपए दिए हैं इन 3 महीने में। आपने भी सुना होगा, ये प्रधानमंत्री ने खुद आंकड़ा दिया। अरे अगर इस रुपए को डिवाइड करें तो 500 रुपए पर मंथ आते हैं एक आदमी के हिस्से में। अगर 20 करोड़ खातों में आपने 31,000 करोड़ रुपए डाले हैं तो लगभग 1,500 रुपए एक खाते में आए और 3 महीने में 500 रुपए प्रति महीने आए। आज गरीब से गरीब आदमी भी जो न्यूनतम वेतन का हमारा कानून है उसके अनुसार 8 से 10,000 रुपए महीना कमाता है। वो लोग बेरोजगार हुए बैठे हैं, वो 1 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं। जो लोग 8 से 10,000 रुपए में भी हैंड टू माउथ थे, जो ठीक से गुजारा नहीं कर पा रहे थे, वो प्रधानमंत्री के 500 रुपए में तो बहुत बड़े रईस हो गए हैं। उनके घर धन धान से भर गए होंगे। और ये भी किस किस को मिले हैं? मुझे तो इन आंकड़ों में भी फर्जीवाड़ा लगता है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ परिवारों को राशन दिया है, हमारे आसपास जितने लोग हमने पूछा, किसी गरीब आदमी को राशन नहीं मिला और जितना बताया उतना नहीं मिला। तो ये तो एक तरीके से प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि देश की जनता को जैसे आप मूर्ख बनाना चाहोगे वैसे जनता मूर्ख बन जाएगी। प्रधानमंत्री का भाषण आज का बहुत हताश करने वाला, निराश करने वाला, बहुत, और उनके चेहरे पे भी निराशा झलक रही थी। मैंने देखा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो उल्लास रहता था और जो तेज रहता था, आज वो गायब था और वो अटक अटक के पढ़ रहे थे। लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं लेकिन उसे भी अटक अटक के पढ़ रहे थे। तो उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगा कि वो खुद जो है परेशान है, हताश है, निराश है। जी, हालांकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात मुल्क के सामने हैं, इसमें सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। इस पर भी हम बात करेंगे। भाटी जी, जो चीजें आपने रखी हैं, अरविंद वाजपेयी साहब बहुत अहम मेहमान, वाइस प्रेसिडेंट हैं एलजेपी के, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय उपाध्याय जी, आपको याद होगा कि कांग्रेस ने, खासतौर से सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी ने कई बार अपील की थी, खासतौर से सोनिया गांधी ने कई बार अपील की थी कि मुल्क की जो गरीब आवाम है, इस मुश्किल वक्त में उसे राशन मिलना चाहिए, खाने को मिलना चाहिए कम से कम। हालांकि बाद में उसमें कांग्रेस की तरफ से यह भी जोड़ा गया कि 7 या 7,500 रुपये भी गरीबों को दिए जाएं। कम से कम कांग्रेस की जो अपील है उस पर सरकार ने काम किया है। अजय उपाध्याय जी। अबू भाई, कांग्रेस ने तो कई चीजें कही थी और आशा थी कि आज प्रधानमंत्री जी जो माहौल है देश में कई मोर्चों पर, उसमें कुछ न कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे कि देश के लोगों को भी और सीमा पर भी राहत देश को मिलेगा। पहली बात थी कि हम लोगों को आशा थी कि 7,500 रुपए जो 3 महीने तक गरीबों को देनी है, शायद आज वो घोषणा करेंगे। दूसरी बात थी कि उन गरीबों को 10 किलो प्रति चावल या आटा देने की बात थी, जिसमें 5 किलो जो उन्होंने पहले दिया था उसी को एक्सटेंशन किया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ये काम है जो शायद खाद्य मंत्रालय भी घोषणा कर देता। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोरोना को लेकर के, कोरोना की लड़ाई में हम लोगों को लगता था कि आज कोई ठोस रणनीति वो तय करेंगे, क्योंकि विश्व में देश जो है 4थे नंबर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा कि हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या यही मजबूती है कि हम 4थे नंबर पर पहुंच गए और पॉजिटिविटी रेट 11.4% हो गई। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जी के 17 मिनट के भाषण में कम से कम 7 बार उन्होंने गरीबों के नाम पे एक तरह से अपमानित किया, मुफ्त कह के, मुफ्त कह के, मुफ्त कह के। उसी तरह भी उनके तर्जुमान जो यहाँ है भाजपा के, वो भी अपने 2 मिनट के वक्तव्य में 4 बार मुफ्त कहे। इस देश के गरीब लोगों के स्वाभिमान के साथ आप ऐसे बात मत करिए। वो मुफ्त नहीं है, वो इस देश का नागरिक है और मुफ्त के लिए आप उनको नहीं दे रहे हैं, उनकी भी उसमें हिस्सेदारी है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने ही उस
अन्न को उपजाया है कहीं ना कहीं। जहां बिल्कुल तक चाइना के मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं, जी। पूरी तरह से आशा थी कि आज कुछ चाइना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी कुछ निर्णायक और ठोस रणनीति तय करेंगे जिससे चाइना को भी कुछ मैसेज जाएगा, लेकिन चाइना शब्द भी उन्होंने नहीं लिया। अलग बात है कि उन्होंने अंग्रेजी में आज बहुत सारी बातें कही है, लिखी हुई। अरे उसमें चीन नहीं बोल पा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, तो चाइना बोलते कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है, अभी भी हम लोग ठीक है, डिबेट पर ही हम बात करेंगे, डिबेट पर ही बात करेंगे। वो सारी पर्सनल और अलग बातें हैं, डिबेट पर हम बात करेंगे। बिल्कुल इस पर जेटली जी से हम जवाब लेंगे, राजीव जेटली जी जवाब देंगे। मैं अरविंद वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। सर, पीएम मोदी का 17 मिनट का बयान आपने सुना होगा जो आज उन्होंने नेशन को एड्रेस किया है। इसमें उन्होंने कई त्योहारों का जिक्र किया और खासतौर से छठ का उन्होंने जिक्र किया और 2 या 3 बार छठ के त्योहार का जिक्र किया है, जिसे लेकर अब अपोजिशन का मानना है कि इस स्कीम और इस योजना की आड़ में पीएम का जो निशाना है वो बिहार का चुनाव है। क्या ऐसा आपको भी लगता है अरविंद वाजपेयी साहब? अरे नहीं भाई, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो हुआ क्या है कि आज इस योजना की अंतिम तारीख थी जी, और उसको एक्सटेंड करना जरूरी था। देखिए, पहले ये 3 महीने का कार्यक्रम बना था, अब उन्होंने इसको बढ़ा के नवंबर तक कर दिया। तो नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को जो पहले बीपीएल के तहत उनको कंट्रोल रेट 2 रुपए किलो के हिसाब से मिलता था, उसके एडिशनल में 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो चना उनको नवंबर तक मिलेगी। जी। तो ये गरीबों से कौन कंसर्न है? मतलब इतने संवेदनशील प्राइम मिनिस्टर को मुझे तो बड़ा ताज्जुब आता है। भाटी साहब अभी कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री आंकड़े क्यों गिना रहे? अरे भाई, आंकड़े इसलिए गिना रहे हैं कि जनता को ये पता चलना चाहिए, और विपक्ष को खास तौर से, जो हर रोज प्रधानमंत्री के पीछे खिंचाई करने में लग जाता है। वो भूल जाता है कि कोरोना काल है, वो ये भूल जाता है कि ये संकट काल है, वो ये भूल जाता है कि चाइना एक तरह से हमारे ऊपर सवारी करने की। भाटी साहब मैं आ रहा हूं जी। जवाब भी तो देना है ना, और आपने कोई क्वेश्चनर नहीं दिया था, प्रधानमंत्री जी को कोई क्वेश्चनर बना के नहीं दिया था कि आप इनकी बातों का आके हमको जवाब दीजिए। ये प्रधानमंत्री जी ने उचित समझा कि भाई इस संकट काल में कोरोना के बारे में बातचीत की जाए, गरीबों को किस तरह से जो परेशानी हुई है उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसके लिए बात की। देखिए, गरीबों से वेलफेयर स्टेट में प्रधानमंत्री का ये काम होता है कि सबसे पहले अगर पायदान पे जो आदमी खड़ा होना चाहिए वो सबसे गरीब और निचला आदमी खड़ा होना चाहिए। इसीलिए उसको देने की बात की, रोजगार देने की बात की, और नकदी पैसा भी उनके बैंकों में डालने की बात की। और सिर्फ इनकी बात नहीं की, किसानों की भी बात की, मजदूरों की भी बात की। ये टोटल पैकेज जाके बनता है 1.5 लाख करोड़ का। वाजपेयी साहब, ये ऐलान तो पासवान साहब भी कर सकते थे। जो ये ऐलान, क्योंकि एक्सटेंशन हुआ है जो स्कीम है, ये ऐलान तो पासवान साहब भी कर सकते थे। अरे नहीं भाई, ऐसा है ना, पासवान साहब कर सकते थे, उनका डिपार्टमेंट ही इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो संबोधन होता है देश के नाम, उसका एक अलग महत्व होता है। और उन्होंने कोरोना पे देखिए कितनी बात की, चिंता है उनको इस बात की भी। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका में क्या पोजीशन है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये कहना है का है, सरकार की बातों को, जो गलत बातें उनको फौरन क्रिटिसाइज करने का अधिकार है विपक्ष को, लेकिन उसके साथ साथ ये विपक्ष का धर्म बन जाता है कि जो सही बात है उसको अप्रिशिएट भी करें। ठीक है, भाटी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। वाजपेयी साहब, भाटी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भाटी जी। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं जी कि मेरे प्रिय मित्र वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि ये 30 जून तक के लिए योजना थी गरीब कल्याण की, और इसे एक्सटेंड करना था, इसलिए प्रधानमंत्री को आना पड़ा। ये तो एक साधारण बाबू 2 लाइन का एक मेल भेज देता मीडिया को कि ये योजना हमने 3 महीने के लिए और बढ़ा दी है, इसमें प्रधानमंत्री को आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री अगर आए थे टीवी पर देश को राष्ट्र के नाम संबोधन, आप इसकी एक गरिमा होती है, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र का नाम संबोधन करे, और वो हमें ये बताया कि त्योहार कौन कौन से आ रहे हैं अगले 2 महीने में, और हम इंग्लैंड का 12 गुना है, ब्रिटेन का, और अमेरिका के 5 गुना हमारी आबादी है। ये प्रधानमंत्री बताए हमें। ये इसके लिए तो कोई आने गया। देश के सामने 3 बड़ी समस्याएं थी।
एक चाइना को लेकर बहुत देश में उथल पुथल है। उन्हें ये कहना चाहिए था कि चाइना घुसा है या नहीं घुसा है। वो पिछले 1 महीने से चाइना का नाम लेना बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही थी। कल जब यह ऐलान हुआ कि पीएम मोदी आज 4 बजे नेशन से एड्रेस करेंगे, तो सबके जहन में यही बात चल रही थी, हम लोगों के जहन में भी यही बात चल रही थी कि कल कुछ सख्त पैगाम चाइना को देंगे पीएम मोदी साहब। जी जी बिल्कुल। और मैं एक बात बोल के अपनी बात समाप्त करता हूं। आखिर उन्हें ये भी एक पूरे देश में एक असमंजस और है कि कोरोना की दवाई किसी कंपनी ने बना ली है या नहीं बनाई है। तो प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए था कि कोरोना की दवाई हमारे पास है या नहीं है। तो जो देश सुनना चाहता है वो तो आप बताते नहीं, आप मन की बात करते हैं और केवल अपने मन की बात करते हैं। इस देश के मन में क्या है ये भी तो जानने की कोशिश करिए। ठीक है जेटली साहब, राजीव जेटली जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं खालिद इबादुल्ला को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। खालिद इबादुल्ला साहब, आज ही ममता बनर्जी ने भी गरीबों को मुफ्त अनाज का ऐलान किया है और कई महीने का उन्होंने भी अपनी स्कीम का ऐलान किया है। लेकिन मेरा सवाल खालिद इबादुल्ला साहब ये है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने आज नेशन को खिताब किया और उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा, क्या मुफ्त जो राशन, जो अनाज दिया जा रहा है, इससे गरीबों के जो दर्द है, उनका जो दुख है, उनकी जो परेशानियां, क्या ये दूर होंगी? अबू भाई, ऐसा है कि लग रहा था कि पूरे हिंदुस्तान, भारत एक बहुत आशा से था कि आज प्रधानमंत्री नेशन को कोई नया संदेश देंगे। लेकिन रही बात, जब 4 बजा सारे लोग बैठ के सुने जी, तो वही पुरानी बातें, मास्क लगाओ, गमछा लगाओ और ये करो, डिस्टेंसिंग करो। ये अपील तो जरूरी है, ये अपील तो जरूरी है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी खुद ही मास्क नहीं लगाते। और नरेंद्र मोदी, मैं मानता हूं बिल्कुल कहना चाहिए, लेकिन पुरानी बातों को बार बार कहने से ये एक जिम्मेदार शख्स की निशानी होती है, बार बार वो आपको बताता रहे। मुझे क्या वक्त नहीं देंगे जी अबू भाई? बिल्कुल आप बोलिए, मैं चाह रहा हूँ डिबेट पर आ जाइए। क्या है कि मुझे वक्त नहीं देना है? बिल्कुल आप डिबेट पर आ जाइए। जो इशू है, मेरा सवाल खालिद इबादुल्ला साहब ये है, क्या जो राशन, मुफ्त राशन की बात की जा रही है, उससे गरीबों का मसला हल होगा? मैं आ रहा हूं, जी आने तो दीजिए जी, मुझे तो आने तो दीजिए वहां पे। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के मेरे प्रवक्ता जो बार बार कल्याण शब्द का व्यवहार कर रहे थे, मैं तो समझता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही कल्याण हो रहा है। आप देख रहे हैं जनता की, पूरे भारतवर्ष में लगभग 2-3 करोड़ जनता 1500 से 2000 किलोमीटर चल रही है, रास्ते में पैर पे छाला आ गई है, कई सैकड़ों लोग मर गए हैं और ये चिल्ला रहे हैं कि जनता की कल्याण करने के लिए नरेंद्र मोदी जी उतरे हुए। 31,000 करोड़ देकर आपने कहा कि मैं 20 करोड़ लोगों को मैं खाते में, अकाउंट में पैसा दे। मेरे मित्र कह रहे थे, बस अच्छी बात कही कि क्या पड़ा हो अकाउंट में। आपको चाहिए, अभी आपने ये भी काम कर रहा, मैं देख रहा हूं कि अच्छी बातें कही आपने। मैं ऐसे धार्मिक रूप से नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ बात वाली मुझे कहीं ना कहीं यहां पे दूरी लगी। आपने सारे पर्वों को गिनाया, आपने सारे त्योहारों को गिनाया, अच्छा लगा, होना भी चाहिए। लेकिन जो करीबी में मुसलमानों का एक त्योहार आने वाला है, ईद उल जुहा का नाम आपके जबान से नहीं आया, तो कहीं ना कहीं सबका विकास 30-40 करोड़ जनता के लिए आपको, आपके दिलों में जगह नहीं है, ये मान लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान की जनता, अब मैं राजीव जेटली जी से जवाब ले लेता हूं। समझता हूं कि ये हिंदुस्तान की जनता समझ, और भी मैं यहाँ आ रहा हूँ यहाँ पे मुझे 30 सेकंड जरूरत, 10 सेकंड थे। ठीक है। आपने कहा कि ममता बनर्जी ने ये एक ऐलान किया। ममता बनर्जी गरीबों के साथ और गरीबों के दुख दर्द में हमेशा ऐलान करते आ रही है, सिर्फ आज नहीं, कई महीनों, सालों से उन्होंने 54 परिकल्पना है यहाँ पे बंगाल में, 54 में जुबोश्री, कन्याश्री, ऐसा कई परिकल्पना है जो गरीबों के हक में आया, गरीब की सेवा करिए। और ममता बनर्जी के बारे में आप करें, नरेंद्र मोदी तो सिर्फ आते हैं। ठीक है खालिद इबादुल्ला, मैं राजीव जेटली जी बहुत देर से वेट कर रहा हूं, मैं जवाब ले लेता हूं इस पर। राजीव जेटली जी, खालिद इबादुल्ला ने जो बात कही, यही बात असदुद्दीन अवैसी ने भी आज कही। उन्होंने कहा कि तमाम पर्व और जो त्योहार होते हैं वो वजीर आजम साहब ने गिना दिए, लेकिन मुसलमानों का जो त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है बकरीद, उसे वजीर आजम साहब भूल गए। और दूसरी बात जो भाटी साहब या उपाध्याय जी कह रहे थे कि वजीर आजम साहब अब आंकड़ों में उलझा रहे हैं मुल्क को।
देखिए, मुझे लगता है जब ये माननीय प्रधानमंत्री ने एड्रेस करना शुरू किया था उसी टाइम इन्होंने सब लोगों ने अपने घरों में टीवी को देखते हुए गाना शुरू कर दिया होगा, ना मानू ना मानू ना मानू रे। इनका मतलब इश्यू ये नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, इनका इश्यू है कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। वो कुछ भी कह रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नवंबर तक मैं ये योजना बढ़ा रहा हूँ। क्यों बढ़ा रहा हूँ? इनको समझ नहीं आई, क्योंकि तब तक ये गाना गा रहे थे, इन्हें पता नहीं चला कि देश के प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं। त्योहारों का नाम किसने लिया? त्योहारों का नाम, त्योहारों का नाम, अरे ये क्या है? ये कौन है ये बीच में? जुमला पार्टी का काम ही खालिद इबादुल्ला साहब सुन लिया है। असल में डिस्टरबेंस हो जाता है अगर दूसरा आदमी बीच में बोलता है। मैं सबको मौका दूंगा एक एक बार। आप खालिद इबादुल्ला साहब डिबेट में नहीं, आप कहीं सड़कों पे बैठे हुए क्या? खालिद इबादुल्ला साहब, अरे इन्हीं को बुलवा लो पहले, इन्हीं को। खालिद इबादुल्ला साहब, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं आपको मौका दूंगा। जेटली साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। बकवास कर रहे थे, मैं सुन रहा था इनकी। जेटली साहब बात पूरी कर लीजिए। कितनी बकवास करी, मैं तब भी सुनता रहा। ये क्या डिबेट में बैठे हुए या कोई ये बकवास कर रहे हैं बीच में? क्या आपने बिठा रखे बीच में? तरीका ही नहीं है, इतनी शर्म। ठीक है, नहीं जेटली साहब मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिबेट पर ही आ जाइए। खालिद इबादुल्ला साहब मैं आ रहा हूँ दोबारा से। जेटली साहब को ऑडियो दे दीजिए बस जी। सड़क छाप की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सुन लिया है। राजीव जेटली जी वही जवाब दे रहे, पहले जवाब तो सुन लीजिए। खालिद इबादुल्ला साहब पहले जवाब सुन लीजिए, मैं रिएक्शन का मौका दे रहा हूं। एक एक करके बात करेंगे तो बाद में समझ में आएगी, और बाद में अपना जब रिकॉर्डिंग आप देखेंगे तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। मसले का हल निकलना चाहिए। जो बातें आज पीएम ने कही हैं, क्या बातें अहम है क्या नहीं है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और गौर फिक्र कर रहे हैं। जेटली साहब कंटिन्यू कीजिए, ब्रेक पर भी जाना है मुझे जी। नहीं, इनका कसूर नहीं है, ये चाबी भर के आते हैं और वो चाबी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक बोलते चले जाएंगे। नहीं ठीक है जेटली साहब, देखिए डिबेट पर आ जाइए, फिर से बात बढ़ जाएगी। ठीक है जी मुद्दे की बात देखिए मैं एक बात बता रहा था, त्योहारों का नाम किस लिए लिया गया? त्योहारों का नाम जनता को सुनने का समय नहीं है। खालिद इबादुल्ला जवाब तो सुन लीजिए, वो त्योहार पर ही बोल रहे हैं। आपने जो सवाल किया कि बकरीद का नाम नहीं लिया, आपने सवाल किया कि बकरीद का जिक्र नहीं किया पीएम मोदी ने, तो उसी का तो जवाब दे रहे हैं राजीव जेटली साहब। सुन लीजिए। मैं राजीव जेटली साहब, क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पर मुझे जाना है। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो ये बात अपनी हम कंप्लीट करेंगे। मैं दोबारा से राजीव जेटली साहब आऊंगा, लेकिन मैं फिर से सबसे दरख्वास्त करता हूं जितने पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि बड़ी अच्छी डिबेट चल रही, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही, लेकिन अगर एक एक करके वन बाय वन अपनी बात रखेंगे तो जो नाजरीन हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन तक भी पूरी बात जाएगी, और जो सारे लोग जुड़े हुए हैं वो भी एक दूसरे की बात बहुत आसानी से सुन पाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन फिर सवाल यही रह जाता है कि मुफ्त राशन जिसका बार बार ऐलान किया जा रहा है, क्या इससे गरीब का जो गम है, जो परेशानी है, जो दुख और दर्द है, क्या वो एक तरह से कम होगा? इसी पर हम बात करेंगे ब्रेक के उस पार भी। चलती चुभती गर्मी में आपकी प्यास की शिद्दत और दिन भर की धूप, 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages,
26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बहुत अहम इश्यू पर हम बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज छठी बार कोरोना के इस कहर के बीच कौम से खिताब किया है। कई अहम ऐलान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किए, लेकिन अपोजिशन जिस बात को लेकर अड़ी है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज चीन पर कोई सख्त बयान देना चाहिए था, वो बयान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह से 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन का ऐलान किया गया, सवाल यह उठता है कि क्या जो गरीब और परेशान अवाम है मुफ्त राशन से उनका मसला हल होगा? इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं फिर से सबसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। मैं सबको टाइम दे रहा हूं, सबको बराबर बराबर मैं टाइम दे रहा हूं ताकि बात भी हो जाए और बात समझ में भी आनी चाहिए। मैं अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पीएम ने जब एड्रेस किया उसके फौरन बाद कांग्रेस के कई लीडरों का जी जेटली जी आप कुछ कह रहे हैं? मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, आप ब्रेक पे ठीक है जेटली जी ठीक है, पहले आप बात पूरी कर लीजिए। मेरा सवाल भी ले लीजिए कि अपोजिशन यही कह रही, जो डिबेट के पहले से हमने कहा था कि पूरा अपोजिशन यही कह रहा है कि आज उम्मीद थी कि पीएम मोदी चाइना को कोई करारा जवाब देंगे, कोई सख्त बयान उनकी तरफ से आएगा चीन पर, लेकिन वो बयान सुनने को नहीं मिला। मैं उपाध्याय जी फिर आ रहा हूं आपके पास। जी जेटली जी, देखिए पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी जवाब बयानों से नहीं दिया जाता, जवाब तरीके से दिया जाता है। हमारी सेना उसको जवाब देती है। सेना को क्या हिदायत दी गई है वो सेना बहुत बेहतर जानती है और सेना के अधिकारी वो जवाब बार बार दे रहे हैं। सेना के अधिकारी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने नुकसान किया है, किस तरीके से हमने उनकी गर्दन तोड़ी है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, किस तरीके से हमने मौत के घाट उतारा है और हमारी 1 इंच जमीन चाइना नहीं। लेकिन अपोजिशन इस बात को नहीं समझ रहा है, राहुल गांधी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जेटली साहब, दूसरी बात, आपने राहुल गांधी जी को समझाने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पर, हम देश को समझाने के लिए बैठे हैं। राहुल गांधी जी एक व्यक्ति विशेष हैं और एक व्यक्ति विशेष किसी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और राहुल गांधी जी के हिसाब से देश नहीं चलेगा। अब मैं आपको दूसरी बात साथ में बोलना चाहता हूं कि आपने मेरे से पूछा आपकी बातों से देश नहीं समझेगा, सभी त्योहारों के नाम क्यों नहीं ले गए? इसके पीछे का आप लॉजिक समझिए, क्योंकि नवंबर तक ये योजना चलनी है। नवंबर के बाद जो अभी आर्थिक रूप से थोड़ी सी कमजोरी है, क्योंकि लेबर जो पलायन कर चुकी है वो वापस अब उद्योग धंधों की तरफ नहीं गई थी अभी तक, क्योंकि वो उद्योग धंधों की तरफ जाएगी, मार्केट प्रोपेल करेगी इन त्योहारों के टाइम पे। जब मार्केट प्रोपेल करेगी तो अपने आप जीवन रेखा जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो वापस पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी का ये भाव था कहने का। और तीसरी बात, मैं आपको टीएमसी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे अभी यहाँ पे, इनसे ये पूछिए कि ममता बनर्जी गरीबों के अधिकारों पे कुंडली मार के क्यों बैठी हैं?
आयुष्मान भारत योजना वेस्ट बंगाल में लागू क्यों नहीं करने देती? क्या वेस्ट बंगाल के लोगों को उपचार की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है क्या? वेस्ट बंगाल के अंदर किसान सम्मान निधि क्यों नहीं लागू करने देती? आज वेस्ट बंगाल का गरीब व्यक्ति का अधिकार छीनने वाला इस देश में कोई व्यक्ति बैठा है तो वो ममता बनर्जी बैठी हैं। आप बताइए, केंद्र अगर कहता है कि हम किसानों को पैसा देना चाहते हैं, हम उपचार के लिए पैसा देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बकरी द्वारा जवाब नहीं आया। जेटली साहब ने, राजीव जेटली जी, बकरी द्वारा जवाब आपने नहीं दिया। मेडिकल बना रखा है, मेडिकल सेक्टर में पूरी तरह से फ्री है। अरे मैं दे देता हूँ आपको, मैं आपको दे देता हूँ। मैं ईद उल जुहा का जवाब दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ ईद उल जुहा पे भी मार्केट प्रोपेल होगी, ईद उल जुहा पे मार्केट प्रोपेल होगी, पूरा देश ईद उल जुहा मनाता है। ये गरीबों को अनाज देने के बाद अरे ममता, अरे ये कुंडली वालों के प्रवक्ता है क्या? अरे जो कुंडली मार के बैठी है उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं क्या? गरीबों के अधिकारों में कुंडली मार के बैठी है। अरे थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। नहीं, सरकार, देखिए, सरकार चाहे सेंटर की हो या किसी रियासत की हो, आवाम के लिए उसे काम करना ही पड़ेगा। आवाम के लिए काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही आवाम चुनकर लाती है, वही गरीब जनता चुनकर लाती है, तो काम तो करना पड़ेगा। मैं अजय उपाध्याय जी आ रहा हूं, मैं खालिद इबादुल्लाह आपके पास आऊंगा। खालिद इबादुल्लाह, मैं आऊंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं अजय उपाध्याय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, अजय उपाध्याय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जेटली जी अब सुन लीजिए, जेटली जी अब सुन लीजिए। मैं अजय उपाध्याय जी के पास में आऊंगा। अजय उपाध्याय जी, जो बात यहां पर राजीव जेटली जी कह रहे थे, मेरा सवाल सिर्फ यह था कि आज फिर राहुल गांधी जी का वीडियो आया, उन्होंने उसमें कहा कि पीएम मोदी साहब शायद चाइना से डरते हैं या चाइना से घबराए हुए हैं, जिसकी वजह से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस पर कोई पर्सनल वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आज ये उम्मीद तो की जा रही थी कि कोई बड़ा बयान आज चाइना पर आ सकता है। लेकिन राजीव जेटली जी जो बात कह रहे हैं कि टीवी पर बैठकर या डिबेट में बैठकर किसी मुल्क को जवाब देना मुनासिब नहीं होता है, जवाब नहीं दिया जाता है, बल्कि उसके लिए रणनीति, बाकायदा पॉलिसी बनाई जाती है। लेकिन मेरा सवाल अजय उपाध्याय जी ये है कि इस इशू पर आखिर अपोजिशन इतना क्यों अड़ा हुआ है, कांग्रेस इतनी क्यों अड़ी हुई है? देखिए अबू भाई, दो तीन बातें हैं। पहली बात है कि प्रधानमंत्री जी आज 100 दिन बाद जब आज का स्पीच था तो हम लोग को था कि चाइना के मुद्दा जो इतना संवेदनशील है वो हमारे सीमा की सुरक्षा का प्रश्न है, वो हमारी अखंडता और भूभागीय कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा का प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न जो है भारत के लिए, भारत माता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आज के दौर में। और जब देश का प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहा हो तो ये आशा की जाती है, ये कांग्रेसी होने के नाते नहीं, इस देश के एक नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति ये सुनना चाहता था और अभी भी सुनना चाह रहा है। प्रधानमंत्री जी जब भी बातें हुई, एक तो कंट्राडिक्शन बहुत हो गया, आप देख ही रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि चाइना के वालों ने ना तो 1 इंच हमारी भूमि पर आए हैं, न कब्जा किए हैं, न उनके अंदर में है, न उनका कोई भी वहां पे टेंट और कोई भी जो है बंकर बना हुआ है। लेकिन दूसरे दिन ही गृह मंत्रालय ने क्या कहा, रक्षा मंत्रालय ने कहा, यहां तक कि उनका प्रधानमंत्री कार्यालय ही खुद उनके बातों को कंट्राडिक्ट कर दिया। तो देश चाह रहा था कि उसके बाद जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो जरूर चाइना को कोई सही बात करके और जवाब देंगे कि चाइना से डरने की जरूरत नहीं है। हम बार बार यही कह रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक आपने ऐप्स बंद कर दिए, वो हमारी सीमा को डिलीट करने का प्रयास, उसकी ये हिम्मत दुस्साहस कर रहा है। और हम जो है ऐप डिलीट कर रहे हैं। उनको कुछ ठोस रणनीति और अपनानी चाहिए थी आर्थिक तौर पे कि कैसे उसको हम कंटेंट करें और भारत को उसमें आत्मनिर्भरता का जो वो रोज संदेश देते हैं उससे भी लाभ भारत को होता। अजय उपाध्याय जी, क्या अगर मुल्क के सामने मुश्किल है, अगर हमारा पड़ोसी अगर हमें आंखें दिखा रहा है, तो अपोजिशन को सरकार से सवाल न करके बल्कि सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अबू भाई, सदैव 110% कांग्रेस पार्टी और देश का एक एक व्यक्ति इस सरकार के साथ और सेना के साथ है। लेकिन सरकार से कुछ विपक्ष होने के नाते जो मौलिक प्रश्न है वो तब भी पूछे गए थे जब ये खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे और मुख्यमंत्री होते हुए बंबई में जब अटैक हो रहा था तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। इनके एक एक नेताओं ने सभी प्रश्न पूछे जो देश की सुरक्षा का प्रश्न है और देश के नागरिकों को जानने का अधिकार है कि क्या गलवान घाटी में चीन की सेना वहां पे कोई जगह बनाई है कि नहीं,
क्या चीन के लोग हमारे झड़प जो हुई थी हमारी भूमि पर के लिए हमारे सैनिक शहीद हुए थे कि नहीं? क्या पेंगोंग जो झील है 0.4 उस पर क्या उनका कोई कब्जा हो गया है? ये कौन सा देवसांग जो क्षेत्र है, देवसांग में जब 2013 में जाहिर सी बात ये देखिए, ये मुल्क के अंदर की बात है, मुल्क के अंदर का मसला है। इस पर अपोजिशन और सरकार बैठकर भी, क्योंकि चाइना तो हम सबके लिए एक मसला है, चाहे अपोजिशन हो या सरकार हो, इस पर ये तमाम मसला बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें अपोजिशन और सरकार जब सब बैठेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग होगी, तो उसमें मसले पर पहुंचा जा सकता है। मैं अरविंद बाजपेयी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अरविंद बाजपेयी साहब, जो बयान आज पीएम मोदी ने दिया है मुफ्त राशन का, इसी पर हम बात कर रहे हैं। जी मीटिंग हुई थी। जी नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि इस पर मीटिंग हुई थी, और अगर कोई मसला होगा तो आगे भी इस पर मीटिंग हो सकती है। मुल्क के अंदर का मसला है, हम यहाँ पर अपोजिशन सरकार से बैठकर समझ सकते हैं। मैं बाजपेयी साहब, प्रधानमंत्री का कार्यालय उनको कंट्राडिक्ट कर दिया। नहीं ठीक है, ऐसा करे देश की जनता। ठीक है मैं बाजपेयी साहब मेरा सवाल ये कि मुफ्त राशन का जो ऐलान हो रहा है, जिस पर पीएम मोदी साहब ने कहा कि भाई आगे त्योहार आने वाले हैं, कई बड़े पर्व होंगे, त्योहार होंगे, तो उसमें कोई भूखा ना रहे, राशन सबके घरों तक पहुंचे। मेरा सवाल यह कि जिस त्योहार की आप बात कर रहे हैं, अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, आज कांग्रेस ने भी यही बात कही कि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, नकदी नहीं होगी, तो वो त्योहार कहां से बनाएंगे 5 किलो चावल और गेहूं में? अबू भाई इनसे थोड़ा पूछ लीजिए, इनसे भी पूछ लीजिए एलजेपी वाले से कि ईद उल जुहा के नाम क्यों नहीं लिया, थोड़ा सा बता दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है मैं खालिद अब्दुल्ला सवाल जी सुनिए, कौन बोल सुनिए, नहीं ठीक है, बाजपेयी साहब जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। मैं सबके पास आ रहा हूँ, जेटली जी मैं आ रहा हूँ, ये क्या डिबेट खराब कर रहे हैं? नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ, जेटली जी मैं आ रहा हूँ। बाजपेयी साहब कंटिन्यू कीजिए, सब तरीके से बोल रहे हैं, वैसे बोलिए ना। जी मेरा कहना बड़ा साफ है कि देखिए जी, मोदी जी गरीबों के सबसे पहले पेट से कंसर्न है। कोरोना से जो हाल उत्पन्न हुए हैं उसमें सबको कोई भूखा न सोए, सबसे पहले इस बात को इंश्योर किया है। और इन्होंने आज नहीं किया है, जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन अनाउंस किया था उसके चौथे दिन सबसे पहले अगर पैकेज दिया 1,70,000 करोड़ का, तो गरीब आदमियों के लिए दिया, और ये राशन की योजना उसी चौथे दिन से लागू कर दी थी, और अभी आज खत्म हो रही थी, इसलिए इसको एक्सटेंड किया है। इसको अन्यथा न ले। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अन्न भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। अभी सबने माना कि 500 रुपए तो जा चुके हैं, 500 रुपए की किस्त और जाएगी। इसके अलावा मनरेगा के तहत रोजगार भी दे रहे हैं, उसकी सीमा 202 रुपए कर दी है। उसके अलावा जो 116 जिले चिन्हित किए गए हैं उसमें 50,000 करोड़ का बजट बना के उनको अलग से रोजगार दिया जा रहा है। तो सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये 60 साल के जो कारण थे, जो 60 साल कांग्रेस ने राज किया, इंदिरा गांधी का नारा याद करिए कब है? भाटी जी आपको तो याद है 1975 से गरीबी हटाने की बात की थी। गरीबी हट गई क्या? बिल्कुल नहीं हटा पाए। हम तो अभी 6 साल से आए हैं और 6 साल में रामविलास पासवान जी भी उसके साथ थे, किया जा रहा है। रामविलास पासवान जी भी उस सरकार में संगीत और जैसे अरे रुकिए, बीच में बोलिए, ये पहले क्लियर कीजिए, रामविलास पासवान के साथ संगीत है उस सरकार में। आपके मंत्री भी सम्मिलित थे, रामविलास पासवान जी भी सम्मिलित थे, क्या उनकी बात आप करते हैं क्या बार बार? नहीं ठीक है, बाजपेयी साहब जवाब दे रहे हैं। ठीक है उसी में मंत्री थे यूपीए 1 में। ठीक है, बाजपेयी साहब इसका जवाब दे रहे हैं, बाजपेयी साहब जवाब दे रहे हैं। जी ये अच्छे चैनल की अच्छी डिबेट चल रही है, इसको चलने दीजिए। भी मंत्री थे, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है, मेरा मानना बड़ा साफ है। देखिए, पहली बार ये सरकार मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, किसानों पे आइए। ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कब से चल रही थी? ये कांग्रेसियों ने लागू क्यों नहीं की? ये हमने लागू की। अभी 1.5 महीने पहले हमने एमएसपी बढ़ाई। पार्टी साहब को मालूम है 18 आइटम की एमएसपी भी बढ़ाई गई, उसमें किसानों को 6,000 बढ़ाई है। क्या बढ़ाई है? डीजल की कीमत बढ़ गई है, तो इसका कैसे होगा? तो इसका जवाब भी, डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसका भी इंतजाम किया जाएगा। देखिए, मेरा मानना बड़ा साफ है कि ये सरकार मजदूर की हितैषी, किसान की हितैषी, किसानों की हितैषी, मिडिल क्लास की हितैषी, सबका ध्यान रख रही है।
लेकिन आप लोग देश की सुरक्षा, ठीक है। मैं राजकुमार भाटी साहब, राजकुमार भाटी साहब, जो बात अरविंद वाजपेयी साहब कह रहे हैं, मैं इसी पर आपका जवाब ले लेता हूं कि ये सरकार सबके बारे में फिक्र कर रही, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो, सबकी फिक्र कर रही है, और मुफ्त राशन देके गरीबी मिटा दी जाएगी मुल्क से। भाटी साहब, देखिए, ये कितना फिक्र गरीबों का कर रही है और कितनी गरीबों की मदद कर रही है, ये प्रधानमंत्री के बयान से ही आप विश्लेषण कीजिए। प्रधानमंत्री ने आज खुद कहा कि हमने 20 करोड़ खातों में 31,000 करोड़ रुपया डाल दिया है। एक परिवार को 500 रुपये हर महीने मिले। एक परिवार में औसतन 5 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर 500 रुपए में एक महीने का गुजारा कौन से गणित से कर सकते हैं? ये या तो प्रधानमंत्री बता दें, या प्रधानमंत्री के प्रवक्ता राजीव जेटली बता दें, या उनके समर्थक मेरे मित्र वाजपेयी जी बता दें कि 100 रुपए महीने में कैसे एक आदमी गुजारा कर सकता है। आप एक चाय पीने बैठ जाते हैं अशोका होटल में तो आपका बिल 2000 रुपये आ जाता है, और आप 100 रुपए में पूरे महीने का गुजारा करवाना चाहते हैं। आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं या गरीबों की सहायता कर रहे हैं। और फिर ये कितने लोगों को दिया गया? केवल 20 करोड़ खातों में, जबकि देश में गरीबों की संख्या और ज्यादा है। और ये जो प्रधानमंत्री गुमराह, प्रधानमंत्री तो खैर गुमराह कर ही कह रहे हैं, उनके प्रवक्ताओं का हक बनता है कि वो उनकी बात को समर्थन करें। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी से सवाल कीजिए, संकट आज के समय में है। ये जो वर्तमान संकट है, ऐसा संकट इतिहास में कभी भारत देश ने नहीं देखा। कभी क्या ऐसा हुआ था कि लोगों को घरों में बैठना पड़ा? कभी क्या ऐसा हुआ था कि 50-60 करोड़ लोगों को इधर से उधर भागना पड़ा देश में? पैदल लोग 2 महीने लोगों ने क्या क्या समस्याएं झेली हैं। लोगों को सड़कों पे पुलिस के द्वारा पीटा गया है, लोग भूखे प्यासे पैदल। ये तो जाहिर सी बात है कि मुल्क के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत मुश्किल हालात हैं। राजीव जेटली साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपका। राजीव जेटली साहब, बहुत बड़ा संकट था और सरकार इसमें बिल्कुल फेल हुई है। सरकार गरीब आदमी की कोई मदद नहीं कर पाई है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं। पहले ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन शायद राजनीतिक तौर पे ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी किसी को भी पढ़ाती है कि आप बाहर जाएं तो ये वाली बात रखिएगा। मैंने चर्चा की शुरुआत में ही आपको एक बात बताई थी कि 1,000 रुपया एक हफ्ते का जो लोग पलायन नहीं कर रहे थे उनको दिया गया था। तो जो व्यक्ति जिस जगह पर बैठा उसे 1,000 रुपये मिला, और मीनवाइल अगर वो पलायन कर गया तो वो पैसा उसके पास दोबारा नहीं पहुंचा, क्योंकि वो 500 रुपये महीना प्रधानमंत्री ने खुद कहा है। बूढ़ा भाग इनका कमजोर रह गया इस मामले में। या तो समझ, मैं आपको 500 रुपये महीने के अलावा भी बता रहा हूँ, 1,000 रुपये, वो भी ऐसा कि जो टेक्स्ट, जो SMS के माध्यम से OTP जाता था, 1,000 रुपये उनके खाते में जाता था। उसके अलावा उन्हें राशन दिया गया, अब मुद्दे की बात यहाँ पर यह आती है कि हम बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया प्रधानमंत्री जी ने। हमने कहा कि वो गरीब जनता, क्योंकि आपने भी एक प्रश्न भी बीच में उठाया था, मैं बीच में इसलिए मैं आपको ऑब्जेक्ट कर रहा था कि प्रश्न गलत है। मैं दोबारा से एक बात रिपीट करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा त्योहारों में, आपने ही क्वेश्चन उठाया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम राशन देंगे त्योहारों में। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी मार्केट दोबारा से प्रोपेल करेगी, मतलब आगे बढ़ेगी, और वो हमारे त्योहारों के सीजन में बढ़ेगी। नहीं, ये सुझाव तो कांग्रेस ने भी दिया है। राजीव जेटली जी, ये सुझाव तो सोनिया गांधी जी ने भी दिया है कि अगर कैश भी दिया जाए इन गरीबों को, मजदूरों को कुछ कैश दिया जाए तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। सुझाव आप नहीं, आप मेरी बात नहीं, आप नहीं, मैं राजीव जेटली जी कह रहा हूं कि ये बात कांग्रेस भी कह चुकी है। मैं आपसे कह रहा हूं किसी फैक्ट्री, नहीं, मैं वो अलग बात कह रहा हूं। आपने मेरी बात काट दी, मैं अलग बात कह रहा हूं जी। मैं आपसे कह रहा हूं कोई भी फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री चलने के लिए मजदूर चाहिए होता है, वर्कर चाहिए होता है। वर्कर जब अपनी जगहों से वापस उस फैक्ट्री में जाएगा, और वो तब जाएगा जब उसे डिमांड नजर आएगी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा लगातार त्योहार आने वाले हैं, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं इसलिए हर चीज की डिमांड होगी।
डिमांड के वक्त पे वो वर्कर वापस फैक्ट्री में जाएगा और वहां प्रोडक्शन होगी। आप मेरी बात समझिए, ये सब लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो मैंने कहा ना आपको, प्रधानमंत्री जी को ढंग से सुन के आते तो कम से कम ना मानू ना मानू ना मानू ना करते ये समझ पाते बात को कि देश के प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं। राजीव जी ने एक नया थ्योरी इकोनॉमिक्स में डाला, ठीक है, सब लोगों को राजनीति का डिमांड बढ़ेगा, सब लोग ऐसा है ये क्या भाषा मजदूरों का डिमांड राहुल गांधी जी के ट्वीट से नहीं बढ़ता। राहुल गांधी जी के ट्वीट से मजदूरों का डिमांड नहीं बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा मार्केट की डिमांड से। ठीक है राजीव जेटली की बात हो गई। खालिद इबादुल्ला, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हो? मैं उपाध्याय जी आपके पास भी आ रहा हूँ। खालिद इबादुल्ला जल्दी से। ठीक है राजीव जेटली की आपकी बात हो गई। इकोनॉमी में पैसा डालोगे, मजदूरों फैक्ट्री बंद पड़ी है, एमएसएमई बंद पड़ी है, किसानों के पास पैसा नहीं है। उपाध्याय जी, और आप कह रहे हो कि किसानों का आप डिमांड बढ़ जाएगा बिना पैसा दिए। अरे मेरे भाई, आपको समझाने में विफल हूं। राहुल गांधी जी इंजेक्शन देके भेजते हैं आपको। ठीक है राजीव जेटली सुन लीजिए। राजीव जेटली सुन लीजिए। मैं दोनों लोगों से जवाब ले लेता हूं। दोनों लोग सवाल कर रहे हैं, खालिद इबादुल्ला भी, आज उपाध्याय जी। खालिद इबादुल्ला, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, इंजेक्शन जो दिया बात पूरी कर लीजिए। अबू भाई जी अकल तो बहुत है। अब जी अबू भाई, अबू भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए स्पोक्सपर्सन बनके, पता नहीं स्पोक्सपर्सन क्या है, इनको कोई भाषा नहीं समझ में आ रहा और इनकी भाषा को सब समझे, ऐसी कैसी बात होती है। मैं कहना चाहूंगा राजीव जेटली की सुन लीजिए। मैं समझता हूँ 3 भागों में बांट देने की कोशिश कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार। 3 भागों, सुन लीजिए आप सुन लीजिए आप। अरे कुंडली मार के बैठे, पहले मुझे जवाब दीजिए। राजीव जेटली जी, आप सुन लीजिए। राजीव जेटली सुन लीजिए। लागू होने देना चाहते मुझे। राजीव जेटली आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। खालिद इबादुल्ला बहुत देर से वेट कर रहे हैं। क्यों कुंडली मार के बैठे? ठीक है नहीं, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन पहले सुन तो लीजिए। खालिद इबादुल्ला कंटिन्यू कीजिए। सड़क पे लगता है ये गरीबों की योजना, चिल्ला रहे हैं, सड़कों पे लगता है चिल्ला रहे। नहीं ठीक है, सड़कों में मत चलिए। गरीबों की योजना क्यों नहीं? आप सड़क पे नहीं चिल्ला रहे हैं, डिबेट पे बैठे हुए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि आराम से शांति से बताइए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस भारत में 130 करोड़ को 3 भागों में बांट दिया है। जो गरीब थे, मैं समझता हूं कि नीचे स्तर से भी गिर चुके हैं अभी, और जो मिडिल क्लास थे वो गरीब के रूप में चले जा रहे हैं, और जो अमीर थे, जो बड़े क्लास के थे, अपर क्लास के थे, जिनका फाइनेंशियल बहुत अच्छा था, नरेंद्र मोदी उसको और ज्यादा ऊपर कर देना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजा रजवाड़ी का हिसाब लगाने में कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि गरीबों को और गरीब कर दो, 500 रुपया दे के उनको अपमान करो, 1000 रुपया भेज के उसको अपमान करो, और उनके घर को हमारे गरीबों के उनको काम दो, उनको कर्मस्थान की बातें करो जो उसको पैसा। ठीक है खालिद इबादुल्ला, बात हो गई। मैं राजीव जी आपके पास आऊंगा। मैं ठीक है वाजपेयी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरविंद वाजपेयी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, बात हो गई। खालिद इबादुल्ला, बात हो गई। मैं दोबारा से आऊंगा। मैं वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूँ। वाजपेयी साहब, पीएम मोदी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि सबको मिलकर, जो मुश्किल हालात है इसमें सबको मिलकर ही इसका मुकाबला करना होगा, लेकिन जैसे ही कोई बयान आता है, कुछ होता है, तो अपोजिशन उस पर हमला करता है, फिर सरकार का बयान आता है, तो जो मिलने वाली बात है, जो यूनिटी वाली बात है, जो इत्तेहाद की बात है, वो बात नहीं बन पा रही है। आखिर ऐसा क्यों? बहुत बड़ी मुश्किल हमारे सामने है, मुल्क के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कोरोना के नाम पर। नहीं, देखिए विपक्ष, जी देखिए मैं बताता हूँ ना, विपक्ष का टारगेट सिर्फ एक है कि भाई सरकार, देखो क्या कर रहे हैं, इनकी समझ ये है कि विपक्ष को सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। देखिए, जब ये टारगेट आप बना लोगे कि हमें सिर्फ सरकार की गलतियां निकालनी है, नहीं, ये काम तो जितना अपोजिशन इससे पहले भी रहा, उसने भी ये काम किया। वाजपेयी साहब, सरकार के साथ है। खालिद इबादुल्ला सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं वाजपेयी साहब। जी सुनो तो सही। जी अरे भाई खराब कर रहे हो, आप चाइना के खराब कर रहे हो ना, खराब ना करो प्लीज। अरे भाई, देश की सुरक्षा का सब सवाल आएगा, जी नहीं होंगे, नहीं बताइए। कांग्रेस का अपना इतिहास का जो बताया नहीं जाएगा, वो तो रिकॉर्ड की बात है ना जी। अब देखिए, कोरोना में भी इन्होंने क्या। ठीक है खालिद इबादुल्ला जवाब दे रहे हैं। वाजपेयी साहब जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। तो भाई लॉकडाउन डिस्टर्ब मत कीजिए, सुन लीजिए। जी अरे भाई
ठीक है वाजपेयी साहब, बात पूरी कर लीजिए। अरे भाई ऐसे नहीं होता ना। नहीं ठीक है, बात पूरी कर लीजिए जी। नहीं, ये करने नहीं दे रहे ना, बात पूरी नहीं करने दे रहे, ये बोलने नहीं दे रहे। देखिए मेरा कहना ये है कि विपक्ष को देश के साथ अगर खड़ा होना है तो सही को सही कहना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये सही को भी गलत कह रहे हैं और गलत को गलत कह रहे हैं। इसी वजह से इनका ये हाल हो चुका है। फिर चुनाव आएंगे नहीं तो अपोजिशन एतराज तो जहां पर होगा वो चीज तो उठाएगी वाजपेयी साहब। जिन बातों पर अपोजिशन को एतराज होगा उस पर तो सवाल उठाएगा अपोजिशन। अपोजिशन का तो काम ही होता है आईना दिखाना। अपोजिशन का तो काम ही होता है आईना दिखाना। अगर किसी बात पर उसे एतराज होगा तो कम से कम वो आईना तो दिखाएगा सरकार को। लेकिन जाहिर सी बात है, मुल्क के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और ऐसे में सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। बार बार वजीर आजम साहब यही अपील कर रहे हैं कि यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बहुत अहम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद वाजपेयी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जेटली साहब, अजय उपाध्याय जी, खालिद इबादुल्ला साहब और राजकुमार भाटी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।